हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर रोज की तरह आज फिर सुबह 6 बजे की करंट अफेयर आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर प्रतिदिन के हिसाब से मैं 10 से 15 क्वेश्चन का सेट लाता हूं। आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहते हैं, पूछे जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और दोस्तों, कल की जो वीडियो थी करंट अफेयर उत्तर प्रदेश बजट की थी, और आप लोग यूपी बजट की वीडियो जरूर देखिएगा। इसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि स्पेशली यूपी गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं, उसमें क्वेश्चन इससे आने ही आने हैं। तो यूपी बजट की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप जरूर देखें। ठीक, जिससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा, समझे? तो इसलिए वीडियो को जरूर पूरा देखें। बजट वाली बहुत अच्छी वीडियो है, ये सारे कंटेंट कवर अप किए गए हैं। ठीक, तो डेली करंट अफेयर की तरह मंडे टू सैटरडे जो मैं आपको बता रहा हूं, 10 से 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो कंटिन्यू सीरीज में लेकर चल रहा हूं। ठीक दोस्तों, शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर में। 16 फेब, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को 75वां स्थान प्राप्त हुआ। इंडिया रैंक 75 इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026। जो किसी एक देश से दूसरे देश जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है, तो एक संस्था है हेनली जो एक इंडेक्स जारी करती है, कौन सी कंट्री किस पोजीशन पे है। मींस अगर देखा जाए तो 75वां स्थान अभी तक सबसे उच्चतम स्थान नहीं है, यानी अभी भी भारत शीर्ष देशों से काफी पीछे है। जो शीर्ष देश है उससे अभी भी काफी पीछे है। दरअसल ऐतिहासिक रूप से सर्वश्रेष्ठ स्थिति में भारत 2006 में था 71वें स्थान पे। 2006 में भारत 71वें स्थान पे था। ठीक है, उसके बाद 2006 के बाद से पोजीशन अच्छी नहीं रही। इस तरह कुल मिलाकर इस साल अब तक भारतीय पासपोर्ट ने 10 पायदान की छलांग लगाई है। कितने? 10 पायदान की छलांग लगाई है। ठीक है, अब तक भारत 10 पायदान की छलांग लगा चुका है। हेनली इंडेक्स द्वारा जारी यह रैंकिंग इस आधार पर तय होती है कि किसी देश के नागरिक कितने देशों में बिना वीजा, वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा के जरिए आसानी से यात्रा कर सकते हैं। फिलहाल भारतीय यात्री विश्व के 56 देशों में बिना वीजा के आसानी से यात्रा कर सकेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा हेनली पासपोर्ट के तहत भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 275वां स्थान मिला है। अगर मैं कहूं हेनली इंडेक्स जो जारी की गई उसके तहत भारत के नागरिक, भारत के यात्री कुल कितने देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं, तो कुल 56 देशों में भारतीय यात्री, भारत के लोग बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं, आसानी से यात्रा कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व के 56 देशों में। ठीक है, ये फिलहाल भारतीय यात्री विश्व के 56 देशों में बिना वीजा के आसानी से यात्रा कर सकेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। फैक्ट क्या होते हैं ये मायने रखता है। डेटा दे दिया गया, भारत को 75वां स्थान मिला, लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि इस इंडेक्स के तहत भारत कितने देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकता है, तो ऑप्शन रहेंगे 54, 55, 56, 57। तो 56 देशों में भारत यात्री बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो है बच्चों नोट डाउन जरूर कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपके ही क्वेश्चन प्रिपेयर होंगे, आपके ही अच्छे अच्छे फैक्ट क्लियर होंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। पीएम भारत स्कीम के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज मिलेगा। अंडर द पीएम राहत स्कीम रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स विल गेट कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 1.5 लाख। अगर कोई भी व्यक्ति अगर कहीं आ रहा है, उसका दुर्घटना हो जा रही है, तो उसको 1.5 लाख रुपए तक का तुरंत अनुदान मिलेगा भारत सरकार तरफ से कैशलेस इलाज के लिए। कि मतलब कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हो गया, उसको तुरंत किसी हॉस्पिटल ले जाइए तो 1.5 लाख तक उसका इलाज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कैशलेस होगा, पैसा नहीं देना होगा, वो गवर्नमेंट से पैसा कट जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये तथ्य कि 7 दिनों तक मिलेगा 1.5 लाख रुपए, मतलब 1 हफ्ते तक का आपका ट्रीटमेंट जो है गवर्नमेंट के पैसे से मिलेगा। चाहे अच्छे हॉस्पिटल में कराओ, चाहे जहां कराओ, वो डिपेंड करता है पैसे को कैसे खर्च किया जा रहा है। ठीक है, फिर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक इस योजना के तहत किसी भी श्रेणी की सड़क पर हुई दुर्घटना के कारण, मतलब कोई भी हाईवेज हो, एक्सप्रेसवे हो, चाहे जैसी हो, तो वहां पे ऐसी ऐसी चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक बच्चों, 1 मिनट रुके, बता रहा हूं। ठीक, तो दोस्तों
इस मतलब किसी भी श्रेणी का हाईवेज हो, एक्सप्रेसवे हो, किसी भी रोडवेज हो, रोड पे एक्सीडेंट होता है तो उनको ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा। ये नहीं कि तो वो रास्ता है स्टेट गवर्नमेंट वाली, तो ऐसा नहीं, चाहे जहां पे हो तो आपका इलाज के लिए पैसा गवर्नमेंट देगी। ठीक, नेक्स्ट, एशियाई चैंपियनशिप नई दिल्ली में 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में अमरप्रीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। अमरप्रीत सिंह वॉन गोल्ड इन 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल एट द एशियन चैंपियनशिप इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये चैंपियनशिप हुई जिसमें अमरप्रीत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन के बारे में थोड़ी डिटेल। यह एक गैर ओलंपिक शूटिंग स्पर्धा है, मतलब ओलंपिक ने बिना ओलंपिक की एक शूटिंग स्पर्धा है। 38 वर्ष भारतीय निशानेबाज रैपिड और प्रिसीजन राउंड में 589 पॉइंट गेन किए और स्कोर का शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। अमरप्रीत सिंह ने 589 रैंक हासिल मतलब स्कोर राउंड फाइंड आउट किया है। और एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में अमरप्रीत सिंह ने 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को गौरव दिलाया। ठीक, तो गोल्ड मेडल और क्वेश्चन आएगा कि ये जो शूटिंग हुई थी इसमें कितने अंक हासिल किए थे, तो 589 रैंक हासिल उन्होंने की थी, नंबर पाया था, स्कोर पाया था अमरप्रीत सिंह जी ने और गोल्ड मेडल जीता था। ठीक, अगला है पलाश महोत्सव 2026 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। पलाश महोत्सव 2026 वाज इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। पलाश महोत्सव कहाँ हुआ, तो 2026 में हुआ और न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। ठीक, राजधानी दिल्ली के सरिता विहार इलाके में शुरू हुआ प्रकृति के रंग प्रकृति के संग पलाश महोत्सव 2026। इस 3 दिवसीय पलाश महोत्सव में लोग लाला हरदयाल पार्क जसोला में प्रकृति के अलग अलग फूलों का और पौधों का लुत्फ उठाएंगे। ठीक, अलग अलग प्रकृति के फूल पौधों का लुत्फ उठाएंगे। लेकिन ये स्पेशल पलाश महोत्सव 2026 से कहा गया। क्या कहा गया, पलाश महोत्सव 2026। ठीक, नेक्स्ट, पलाश महोत्सव का उद्घाटन इस पार्क में कार्यरत महिला माली के हाथों कराया गया। यहाँ पे जो महिला काम करती पार्क में उसके द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन कराया गया, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, उद्घाटन यहाँ की महिला जो कार्यरत है वही उससे उद्घाटन कराया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलाइग्नर मंगालिर उर्मी थिटेन योजना तमिलनाडु सरकार से संबंधित है। द क्लाइग्नर मग्निलर उर्मिनल उर्मई थिट्टम स्कीम बिलोंग टू द तमिलनाडु गवर्नमेंट। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर महिलाओं के खातों में पैसे भेजने वाली स्कीम शुरू की है। तमिलनाडु की मौजूदा सरकार का कार्यकाल 10 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कलैग्नर मगलिर उर्मी थोगाई के तहत 1.31 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में 5,000 रुपया ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक, 5,000 रुपीज ट्रांसफर किए जाएंगे, ये तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है। ठीक, आगे चलते हैं। FIPI अवार्ड 2025 में ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर का सम्मान ऑयल इंडिया लिमिटेड को मिला। ठीक, तो FIPI अवार्ड 2025 जो है ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर, मतलब कि साल भर में ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी जो नंबर 1 रही वो कौन सी रही, ऑयल इंडिया लिमिटेड रही, जिसको अवार्ड दिया जाएगा। लगभग 1 मिलियन लीटर पेट्रोल डीजल एंड गैसेस को इन्होंने प्रोडक्शन किया है। ठीक, तो उनको ये अवार्ड FIPI अवार्ड दिया गया ऑयल इंडिया लिमिटेड को। इसके तहत देखा जाए तो यह पुरस्कार कंपनी की ओर से ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर रणजीत रथ और निदेशक वित्त विभजित मजूमदार और निदेशक संचालन त्रिलोक्या बोरगोहेन की उपस्थिति में ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो मतलब ये जो अवार्ड दिया गया ऑयल इंडिया लिमिटेड का बेस्ट प्रोडक्शन पे। ठीक, अगला है आरबीआई ने संजय अग्रवाल को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ पद पर 3 वर्ष का विस्तार कर दिया है। ठीक, आरबीआई ने संजय अग्रवाल जी को जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो फाइनेंस किया जाता है लोगों को एग्रीकल्चर पढ़ाई लिखाई अन्य चीजों पे बिजनेस पर्पज से, तो उस पे एमडी एंड सीईओ पद के लिए 3 वर्ष और उनका एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक, आरबीआई ग्रांटेड 3 years एक्सटेंशन ऑफ द संजय अग्रवाल एस एमडी एंड सीईओ ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने संजय अग्रवाल को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 3 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त की मंजूरी दे दी है। 3 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त की मंजूरी दे दी। उनका कार्यकाल 19 अप्रैल 2026 से लेकर 18 अप्रैल 2029 तक प्रभावी रहेगा। ठीक, तो 3 वर्ष जो बढ़ाए गए हैं ये।
पेपर में पूछ ले जाएगा। तो 3 वर्ष बढ़ाए गए, कब से कब तक बढ़ाए गए? तो बच्चों 19 अप्रैल से 18 अप्रैल, 26 से 29 तक। ठीक, नेक्स्ट, पीएम मोदी का विमान डिब्रूगढ़ असम की नई इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप पर उतरा। पीएम मोदी एयरक्राफ्ट लैंडेड एट द न्यू इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप इन डिब्रूगढ़ असम। ठीक, पीएम मोदी की जगह एयरक्राफ्ट जो डिब्रूगढ़ में उतारा गया है, क्योंकि वो एक नया लेन क्रिएट किया गया है। अब देखो इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप। इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप क्या है? तो प्रधानमंत्री मोदी आज यानी 14 फरवरी को असम में डिब्रूगढ़ में हाईवे पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग, मतलब जो हाईवे है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे हाईवेज हैं, तो वहां पे प्लेन उतारा जाता है। उसी तरह ही असम के डिब्रूगढ़ में हाईवे बनाया गया और वहां पे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी भी है। तो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF पर भारतीय वायुसेना के C-130 C-130J सुपर हेरिकुलस से लैंड किया, मतलब सुपर हेरिकुलस पे लैंड किया, वो भी किस पे? हाईवे पे। ठीक, तो ये कहां पे डेवलप किया गया? तो असम में। राजमार्ग हवाई पट्टी पर उतरे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह की पहली हवाई पट्टी है। ये पूर्वोत्तर भारत में पहला ऐसा राज्य जहां पे ऐसी लेन या ऐसे हाईवेज डेवलप किए गए हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। कुमार भास्कर वर्मा ब्रिज का उद्घाटन हुआ, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। द कुमार भास्कर वर्मा ब्रिज स्पैन द ब्रह्मपुत्र रिवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ब्रह्मपुत्र नदी पर बने आधुनिक कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है आधुनिक कुमार भास्कर वर्मा पुल का मोदी जी ने उद्घाटन किया। यह पुल गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है और क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई गति देगा। और जो 6 लेन है, कैसा है? 6 लेन है। ठीक, यह पुल जो है गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी, मेन गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ता है और ये 6 लेन बनाया जाएगा, मतलब कि 6 लेन रहेगा ये ब्रिज। ठीक, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेन बनाए जाएंगे। ठीक, 6 लेन रहेंगे। ये पुल जो डेवलप किया गया, जिसको असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया और मोदी जी ने इसको उद्घाटन किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तमसा नदी गंगा की सहायक नदी है। द तमसा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर। तमसा नदी अंबेडकर नगर, अयोध्या और आजमगढ़ जिलों में से होकर बहती है। तमसा नदी अंबेडकर नगर, अयोध्या और आजमगढ़ से होकर बहती है और ये गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में फिर ये मिल जाती है। ठीक, इसके पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए जिला गंगा समिति ने स्थानीय समुदायों के सक्रिय सहयोग से आजमगढ़ में एक विशेष संरक्षण स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। ये करंट का क्वेश्चन इसलिए क्योंकि वहां पे नदी को स्वच्छता और संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है इस पे, तमसा नदी पर। दोस्तों फैक्ट पॉइंट देखो, मैंने ब्लू कलर से डिनोट किया है। तमसा नदी जिसे टोन्स नदी भी कहा जाता है, जैसे लोग पढ़ते नहीं, चंबल सिंध बेतवा केन सोन टोन, तो टोन्स नदी जो है उसको ही तमसा नदी बोला जाता है। ये चीज जान लीजिए, अगर तमसा नदी ऑप्शन दिया गया तो उसका मतलब टोन्स है। ठीक, भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी जो है। ठीक, यह गंगा नदी की एक उपनदी है और यह मध्य प्रदेश के मैहर जिले में कैमूर पर्वतमाला से निकलती है। मैहर जिले के कैमूर पर्वतमाला से तमसा नदी निकलती है। निकी कौन सी नदी? अगर मैं ऐसा कहूं जनरली तो टोन्स नदी। टोन्स नदी भी बोलते हैं और तमसा भी बोलते हैं, एक नदी है। ठीक, आप कंफ्यूज मत हो 1% भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। IOC ने सौर्य अगाही को ईरान की पहली महिला सदस्य चुना। द IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन इलेक्टेड द शौर्य अगाही इट्स द फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ ईरान। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं करंट अफेयर में ही ना, फिर से आ गया तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं फिर से। 4 फरवरी 2026 को ईरान की पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी सोराया अगाही हजियागा 30 वर्ष की हैं, जो अपनी पहली महिला सदस्य के रूप में चुनी गई हैं। ये पहली ऐसी महिला है ईरान की जो IOC में चुनी गई हैं और सबसे कम उम्र की, ये 30 वर्ष की है, जो ईरान की तरफ से प्रेजेंट करेंगे IOC में। ठीक, इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन में, ठीक, काउंसिल में, सॉरी काउंसिल। इटली की मिलान में 145वें IOC सत्र के दौरान 95-2 के मत से चुनी गई अघाई सबसे युवा वर्तमान प्रतिनिधि और 2004 के बाद से इस पद पर पहुंचने वाली तीसरी ईरानी नागरिक हैं। ये 3rd ईरानी नागरिक हैं। ठीक, 2004 के बाद से वह ईरानी ओलंपिक एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में 8 साल के लिए कार्यकाल की शुरुआत करेंगी। मतलब जिनका जो सिलेक्शन हुआ है ये 8 साल तक अपने इस पद पे रहेंगी। कब तक रहेंगी? 8 ईयर्स तक। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखो कितने अच्छे से क्वेश्चन है आपके लिए। केरल के तिरुनावाया माघ महोत्सव आयोजित हुआ, जिसे दक्षिण भारत का पहला कुंभ कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द महा महोत्सव वाज हेल्ड इन
तिरुनवाया केरला। केरल के मलप्पुरम जिले में भरतपुझा नदी, जिसे नीला नदी बोला जाता है, देखो कितने फैक्ट पॉइंट इसमें बन रहे हैं। भरतपुझा ना दिया जाए तो नीला नदी कहा जाता है। केरल में भरतपुझा नदी बहती, हम जब बायोलॉजी ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। के तट पर स्थित तिरुनावाया, इसके तट पर एक जगह है तिरुनावाया में लगभग 250 से 260 वर्षों के अंतराल के बाद, लगभग 250 से साल अंतराल, हर 250 साल बाद अंतराल के बाद ऐतिहासिक महामाघ महोत्सव होता, महामाघ मेला लगता है और इसका भव्य आयोजन जनवरी फरवरी 2026 में किया गया, मतलब जनवरी और फरवरी दोनों महीने चलेगा। इसे दक्षिण भारत का पहला कुंभ या केरल कुंभ मेला कहते हैं। दक्षिण भारत का पहला कुंभ या केरल कुंभ मेला कहा जा रहा है, जो हिंदू पुनर्जागरण का प्रतीक है, जो हिंदू पुनर्जागरण का प्रतीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह 12 वर्षों में होने वाले प्राचीन अनुष्ठान है, जो 18वीं सदी के बाद पहली बार पुनर्जीवित हुआ है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि पूछिए मत। ठीक, ये हर 12 वर्ष में होता है प्राचीन, लेकिन इस बार इसको काफी 18वीं सदी के बाद पहली बार मनाया गया है। तो कितना इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। 39th इंडियन इंटरनेशनल लेदर फेयर की शुरुआत चेन्नई में हुई। द 39th ILF बिगेन टू चेन्नई, तमिलनाडु। दोस्तों ये भी क्वेश्चन में कराया है। इसका उद्घाटन चेन्नई ट्रेड सेंटर में किया गया, जिसमें जर्मनी और इटली ने कंट्री पवेलियन स्थापित किए। 362 भारतीय कंपनी और 66 विदेशी प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। ये जो और मैंने पिछली जो करंट अफेयर इसमें इतना डिटेल मैंने नहीं बताया था ना, तो इसमें 362 भारतीय कंपनी रहेंगी और 66 विदेशी कंपनियां रहेंगी जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और इसका उद्देश्य एक महत्वपूर्ण मंच B2B मंच, बिजनेस टू बिजनेस मंच तैयार करा जा रहा है। इसमें चमड़े के उत्पाद, फुटवियर के पुर्जे, फैशन ट्रेंड्स और टिकाऊ तकनीक समाधानों का प्रदर्शन किया गया है। ठीक, इन सब चीजों को काम किया जा रहा है। ठीक, तमिलनाडु और केरल का चमड़ा उद्योग भारत के कुल उत्पादन में लगभग 38% और निर्यात में 45% का अधिक 45% अधिक का योगदान देता है। मतलब तमिलनाडु और केरल यही दो राज्य है जो चमड़ा उत्पादन में अच्छे पोजीशन पे और निर्यात में भी अच्छे पोजीशन में, यानी कि प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, इन दोनों में तमिलनाडु केरल अच्छी पोजीशन पे है, चमड़ा उत्पादन में भी और चमड़ा एक्सपोर्ट में भी, राइट, लेदर में मतलब। नेक्स्ट, भारत में CEA है वी अनंत नागेश्वरम, जिनकी देखरेख में इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 तैयार हुआ। ठीक है, इंडिया CA इज वी अनंत नागेश्वरम अंडर हुम द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 वाज प्रिपेयर्ड। ठीक, भारत के CA मतलब क्या, मुख्य आर्थिक सलाहकार। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं वो ये हैं, और इन्हीं के देखरेख में इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 डेवलप किया गया है। ठीक, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर देखरेख में तैयार गया आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया है। ठीक है, तो इनके द्वारा जो आर्थिक सर्वे करा गया वो उन्होंने वित्त मंत्री को सौंपा, वित्त मंत्री ने संसद में सौंपा। इसमें भारत के वैश्विक उथल पुथल के बीच माइक्रो इकोनॉमिक स्थिरता का ओएसिस बताया गया, जो तेज विकास और नियंत्रित महंगाई के साथ मजबूत नीतिगत फैसलों पर उजागर करता है। ठीक, ये चीज बताई इन्होंने। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना पायलट हेतु बालाघाट चुना गया। बालाघाट वाज सिलेक्टेड फॉर द पायलट प्रोजेक्ट अंडर द वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के तहत पायलट जिले के रूप में चुना गया। पायलट जिले के रूप में चुना गया। किसे चुना गया? पायलट जिले के रूप में चुना गया। ठीक, इस पायलट परियोजना के तहत बालाघाट जिले के बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित परसवाड़ा में 500 मीट्रिक टन क्षमता का एक गोदाम बनाया गया। 500 मीट्रिक टन क्षमता का एक गोदाम बनाया गया इस बार। ठीक, तो दोस्तों करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लगभग 14 to 15 क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर के आपके एग्जाम ओरिएंटेड थे, आपकी परीक्षा से दृष्टि से इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो आप हमसे जुड़े रहें, आपको पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की वीडियो मिलनी है। ठीक, ये और हर संडे को एक बेहतरीन जबरदस्त वीडियो मिलेगी जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगी। ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको जल्द मिलेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।